छंद पढ़ रहे थे। छंद के दो प्रकार पढ़े थे, एक वर्णिक छंद पढ़ा था और एक मात्रिक छंद पढ़ा था। ठीक है ना। वर्णिक छंद में हमने 4 छंद पढ़ेंगे, जैसे द्रुत विलंबित है, वसस्त है, कवित है या सवैया छंद है। ऐसे मात्रिक छंद में हम 4 पढ़ेंगे, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पेर, कुंडलिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि छंद शास्त्र में जो शब्दावली होती है उसका वर्गीकरण कैसे होता है। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था यति कि साहित्य में पद्य का वाचन करते समय जहां विराम लिया जाता है, विश्राम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। फिर हमने गति का वर्णन किया था कि पद्य का पाठन करते समय, ठीक है ना, उसमें जो लय उत्पन्न होता है उसे हम गति कहते हैं। फिर आगे हमने अध्ययन किया था गण का। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 प्रकार होते हैं, जिनको हमने एक सूत्र के माध्यम से समझा था, यह माता राजभान से लगा। फिर पढ़े थे चरण। छंद में 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा विषम चरण होता है, दूसरा चौथा सम चरण होता है। फिर लघु गुरु का अध्ययन किया था कि लघु मात्रा ए ई उ री इनकी लघु मात्रा होती है, और इसके अलावा आ है, ई है, ए ऐ ओ औ इनकी दीर्घ मात्रा होती है, जिनको गुरु वर्ण कहा जाता है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे पढ़ेंगे मात्रा निर्धारण के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। वो नियम कौन कौन से उनका पढ़ेंगे अपन। मात्रा निर्धारण के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। मात्रा निर्धारण के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए। अब वो नियम कौन कौन से उनकी अपन चर्चा करेंगे। जिसमें पहला नियम आता है, मात्राएं केवल स्वरों की होती है। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। पहला नियम ये है, मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। उसके बाद दूसरे नियम की अपन बात करें, ए, ई, उ और री, ये चार हर्ष में या लघु वर्ण है। ए, ई, उ, री ये 4 हर्ष में या लघु वर्ण है। इनकी मात्रा एक मानी जाती है। इनकी मात्रा एक मानी जाती है, जिसको आइसिन या आरडीपाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोबारा व्यक्त किया जाता है। अब हमने पढ़ा कि ए, ई, उ, री ये 4 लघु वर्ण होते हैं, इनकी मात्रा एक मानी जाती है, जिसको हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं,
जैसे एक शब्द आता है कमल है, या रवि शब्द है, या यद्यपि शब्द है। इनकी मात्रा हम एक गिनेंगे और ये लघु वर्ण माने जाते। जैसे इसमें ए है, इसमें ई है, इस प्रकार से इस मात्रा का निर्धारण करते हैं। ए ई उ री ये चार लघु वर्ण होते हैं, इनकी मात्रा एक मानी जाती है, जिसको आई चिन्ह यानी आरडी पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम अगले तीसरे नियम की बात करें। आ ई है, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये सात दीर्घ गुरु माने जाते हैं, इनकी मात्रा दो गिनी जाती है। इनकी मात्रा दो गिनी जाती है या मानी जाती है। आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सात गुरु वर्ण माने जाते हैं, इनकी मात्रा सात गुरु माने जाते हैं, इनकी मात्रा दो गिनी जाती है, जिसको एस चिन्ह, इसी को हम खड़ी पाई कहते हैं। एस चिन्ह खड़ी पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सात दीर्घ यानी गुरु माने जाते, इनकी मात्रा दो मानी जाती है, जिसको हम एक्स इन खड़ी पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे एक नाम आता है याचना शब्द है, या कामना है, या राजा शब्द आता है। अब इनमें मात्रा जैसे या में आ है तो दो मात्रा होगी, और इसमें भी दो होगी, इसमें भी दो होगी, इसमें दो है। इस प्रकार से इसको मानते हैं। ए आई उ ए ऐ ओ औ ये सात दीर्घ वर्ण होते हैं, इनकी मात्रा दो गिनी जाएगी। अब चौथे नियम की बात करें अपन। चौथा नियम आता है, यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो उस लघु वर्ण को दीर्घ माना जाता है,
दीर्घ माना जाता है। दीर्घ माना जाता है यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो उस लघु वर्ण को दीर्घ माना जाता है तथा उसकी दो मात्राएं मानी जाती है। दो मात्राएं मानी जाती है। दो मात्राएं मानी जाती है। जैसे उदाहरण की बात करें अपन, जैसे हंस शब्द है या संकट शब्द है या अंग है, ये जो ऊपर लगा है इसको अपन अनुस्वार कहते हैं। यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो उस वर्ण को हम दीर्घ माना जाता है और उसकी दो मात्राएं गिनी जाती है। ये लघु वर्ण है लघु वर्ण है, लेकिन इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, इसकी मात्राएं दो गिनी जाएगी। ऐसे ही स लघु वर्ण है, इस पर अनुस्वार लगा, इसकी मात्राएं दो गिनी जाएगी। इसी प्रकार ए लघु वर्ण है, अभी हमने पढ़ा ये नियम, ए ई उ री ये लघु वर्ण होते हैं। ए लघु वर्ण है लेकिन इस पर अनुस्वार लगा, इसकी मात्राएं दो गिन लेंगे। इस प्रकार से ये नियम है, यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो उसकी मात्राएं यानी उस लघु वर्ण को दीर्घ माना जाता है और उसकी मात्राएं दो गिनी जाती है। अगला नियम आता है चलो ऊपर लिख देता हूं मैं नियम अगला। अगला नियम लिखो, यदि किसी यदि कोई वर्ण, छठा नियम लिखो, यदि कोई वर्ण यदि कोई वर्ण चंद्र बिंदु से युक्त हो तो चंद्र बिंदु से युक्त हो तो चंद्र बिंदु से युक्त हो तो उसे लघु वर्ण माना जाता है। लघु वर्ण माना जाता है तथा उसकी दो मात्राएं मानी जाती है। दो मात्राएं मानी जाती है। जैसे शब्द आता है हंस न या चांद शब्द आता है, तो इसमें देखो है पर चंद्र बिंदु लगाए इसलिए इसकी एक मात्रा गिनेंगे और स की एक ना की दो। इस पर चंद्र बिंदु तो लगा है लेकिन चा में आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां दो मात्रा गिनेंगे। यदि कोई वर्ण चंद्र बिंदु से युक्त हो तो उसे लघु वर्ण माना जाता है तथा उसकी दो मात्राएं गिनी जाती है। जैसे है पर चंद्र बिंदु लगा है तो इसकी मात्रा एक गिन लेंगे और चांद में वैसे चा पर चंद्र बिंदु तो लगा है लेकिन चा में आ का उच्चारण हो रहा है, इसकी मात्रा दो गिनेंगे। ये नियम हो गया। अब लिखो सातवें नियम की बात करें, यदि कोई वर्ण चंद्र बिंदु से युक्त हो तो विसर्ग लिखना यहां पर, यदि कोई वर्ण विसर्ग से युक्त हो तो
विसर्ग से युक्त हो तो उसको गुरु वर्ण माना जाता है। गुरु वर्ण माना जाता है। गुरु माना जाता है। जैसे एक शब्द आता है दुख। अब इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसकी मात्राएं दो गिनी जाएगी। जहां पर विसर्ग वाला शब्द मिले वहां पर दो मात्राएं गिनेंगे अपन। फिर आगे नियम की बात करें, अगला नियम आता है यदि कोई वर्ण संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से युक्त हो, हलंत व्यंजन से युक्त हो, तो संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण, संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है। यदि कोई वर्ण संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से युक्त हो तो संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे हम बात करें इसमें संतोष या सत्यम। अब इनकी बात करें तो इसमें जैसे ये संयुक्त व्यंजन से पूर्व स है तो इसको गुरु मान लेंगे, तो में वैसे ही है। और इसमें स है लेकिन इससे पहले ये मान लेंगे ऐसे सत्यम। ये मात्रा निर्धारण के कुछ नियम होते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती। ए ई उ री इनकी एक मात्रा गिनेंगे, इनको लघु वर्ण कहते हैं। आ ई ए ऐ ओ औ ये 7 दीर्घ वर्ण होते हैं, इनकी मात्रा 2 गिनेंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि जिस पर लघु वर्ण हो उस पर अगर अनुस्वार लगा होना तो उसकी मात्रा 2 गिनेंगे। अगर जिस पर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसकी मात्रा 1 गिनेंगे। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से युक्त कोई वर्ण हो तो संयुक्त व्यंजन हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु माना जाता है। तो ये छंद शास्त्र के नियम थे मात्रा निर्धारण के। अब हम आगे कुछ बात करेंगे इसमें प्रमुख जो छंद है हमारे। और वैसे एक नियम और आता है कि अगर छंद शास्त्र में किसी वजह से मात्राओं की कमी रह जाती है तो हम अपनी सुविधा के अनुसार भी मात्राएं लगा सकते हैं। जैसे 16 मात्रा है, 15 मात्रा हो रही तो हम सुविधा के अनुसार उस वर्ण को लघु या गुरु बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख छंदों की। कौन कौन से छंद हमारे हैं, जिनमें 4 मात्रिक छंद है, 4 वर्णिक छंद है। तो सबसे पहले अपन मात्रिक छंदों को पढ़ लेते हैं।